इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों से, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, एक पहचान बनाई। कुछ ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज ऐसी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रही हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सरस्वती पुत्र पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री तिलक गीताई जी को कला की दुनिया का जादूगर और बेताज बादशाह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और सबसे बड़े चित्रकार हमारे इस जहान के ईश्वर है, जिन्होंने खूबसूरती के साथ खूबसूरत छटाएं धराएं दी और साथ ही साथ एक खूबसूरत इंसानी दुनिया बनाई। और उसी ईश्वर ने, उसी बड़े चित्रकार ने हमारी इस ज़मीं पर कुछ ऐसे चित्रकार भी भेज दिए जो खूबसूरती और अपनी कला से सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे ही चित्रकार श्री तिलक गीताई जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका ये जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? क्योंकि इतनी सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में हैं कि क्या बताएं, जो हम भी शांत करना चाहते हैं और हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं उनकी भी हम शांत करना चाहते हैं। कला मुझे जन्म से ही मिली है विरासत में। मेरे पिताश्री राम गोपाल जी बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने जयपुर में उस ज़माने में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से 2 विषय में डिप्लोमा किया, जबकि राजा महाराजाओं का ज़माना था। और उनके नाना वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे, एज ए वाइस प्रिंसिपल थे, और उन्होंने ही उनको जो है वहाँ कला के क्षेत्र में आगे चलाया। पिताजी की शिक्षा पूरी होने के बाद उनको बहुत बड़ा चांस मिला और महाराज गंगा सिंह बीकानेर ने उनको अपने यहाँ इनवाइट किया, अपने यहाँ बुला लिया। क्या बात है। वो उनकी चहेते कलाकारों में रहे और करीब 10 साल तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। जो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उनको जब प्रेशियस गिफ्ट दी गई सभी महाराजाओं की तरफ से, तो सबसे प्रेशियस गिफ्ट थी महाराजा बीकानेर की, और वो मेरे पिताश्री ने बनाई थी। वो आज भी लंदन में उनके संग्रहालय में, लॉर्ड माउंटबेटन के संग्रहालय में सुरक्षित है। मैं 2 बार वहाँ गया और मैंने अपने पुत्र को भी बताया कि तुम्हारे दादा की बनाई हुई बेशकीमती कलाकृति है। उस ज़माने में वो कलाकृति करीब 50,000 की बनी थी 1947 में। वहीं मेरा बीकानेर में जन्म हुआ और 1949 में आई वॉज बॉर्न इन बीकानेर। तो कला मुझे विरासत में मिली। मेरे दादा पेशे से तो जौहरी थे, लेकिन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उनको म्यूज़िक, डांस, वोकल म्यूज़िक सबका बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत उसमें उनका काफ़ी नाम था। सर, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, अपने दादाजी की आपने बात कही। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं भी होता है। जी बिल्कुल। आपने अपने विरासत की परिपाटी को जारी रखा, इसके पीछे कुछ खास आपकी रुचि रही, क्या मंसूबा रहा? मैं जब उन्हें बचपन से ही काम करते हुए देखता था तो मुझे उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन और लगाव था, और मैं भी यही सोचता था कि मैं इन्हीं की तरह बड़ा कलाकार बनूं। और हुआ भी यही। जब 1949 में मेरे बर्थ के साथ में उन्होंने महाराजा की सर्विस छोड़ के आज़ाद भारत में वापस जयपुर आ गए, तो उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कला संस्था का स्थापना की, राजस्थान कला मंदिर, जिसने विश्व में नाम कमाया। और वो मेरे जन्म के साथ ही उन्होंने स्थापित किया। मेरी स्कूलिंग जब यहाँ हुई तो उसमें भी शुरू से ही मेरे ड्राइंग में सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। और एक बार का बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कलाकार होने का मुझे मौका मिला। जब मैं 8th क्लास में था तो टीचर ने मुझे एक ड्राइंग दी बनाने के लिए, और मैंने उसको बहू वैसा का वैसा बना दिया। तो उन्होंने कहा यकीन नहीं होता है, तुमने चीटिंग की है और तुमने इसको बटर पेपर से ट्रेस किया है, ये फ्री हैंड ड्राइंग नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा नहीं, ये मैंने फ्री हैंड ही बनाई है। तो उन्होंने मुझे चौक दे के ब्लैक बोर्ड पर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ ड्रॉ करो कुछ और।
और मैंने वो भली भांति ड्रॉ कर दिया तो वो आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे कि तुम इस स्कूल के नेक्स्ट बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड जीतोगे। और ऐसा ही हुआ। क्या बात है! मतलब कहते हैं ना कि कला जो है वो खून के अंदर आपकी जी, पाई गई। जी, सर, आपने बताया कि आपके पिता श्री राम गोपाल जी अग्रवाल बीकानेर महाराज के जी, उस्ताद कारीगर और राजस्थान कला मंदिर जयपुर के संस्थापक भी थे। जी, वहीं आपके दादाजी गुलाब चंद्र जी अग्रवाल जी, प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, कथक डांसर। जी, कहते हैं कि इंसान में कोई ना कोई कला होती है, जी, लेकिन आपका परिवार जब उसके बारे में हम जानते हैं तो बहुत सारी कलाओं से परिपूर्ण जो है वो आपके पिताजी दादाजी रहे। जी, और बिल्कुल। आपकी बात की जाए तो आपकी कला नक्काशी कला की हर विधा में, जैसे कि मूर्तिकला, चित्रकला, धातु पर, शिल्प जी, पर, जी, इतनी सारी कलाओं का हुनर आप में है। जी। तो सर, इतनी सारी खूबियां एक साथ कैसे हो सकती है? ये वाकई विचित्र संयोग है। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताश्री का है और उनको पैट्रोनेज करने वाले महाराजा का। मेरी स्कूलिंग के बाद में मैंने आईजीडी बॉम्बे किया एक ग्रेड से, और उस इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्ज़ाम के बाद में मैंने यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। स्कूल ऑफ आर्ट में जब मैंने यहाँ से कोर्स किया तो मुझे ये संतुष्टि नहीं हुई कि मैं जिस स्तर पे पहुँचना चाहता हूँ, उस जिस तरह की तालीम चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है। जी। तो मेरे कला शिक्षकों ने मुझे एडवाइस किया कि आप अगर किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट में चले जाएं और कर सकें वहाँ तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पिताश्री से ज़िद की कि मैं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट चला जाऊँ, बड़ौदा फाइन आर्ट फैकल्टी या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मैं एडमिशन लेने चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन दी और मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ एडमिशन होता है। कोई 20 सीट्स होती हैं और उसके लिए 400-500 स्टूडेंट जो है वो मेरिट में बैठते हैं, और मैं उसमें मेरिट में फ़र्स्ट आया। मैंने सबसे पहले बीएफए किया इंडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले हम लोगों को बीएफए दिया 74 में। उससे पहले बीएफए कहीं नहीं होता था। जी। तो ये तो रही आपकी शिक्षा की जो यात्रा है वो। जी, सर, एक छोटा सा सवाल हमारे मन में है कि इंसान जब छोटा होता है जी, तो उसकी अपनी रुचि होती है, अपने शौक होते हैं, जी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है जी, उसके सपने बदलते जाते हैं, उसकी अच्छा, रुचियां बदलती जी, जाती हैं। जी, आपने बचपन में देखा अपने पिताजी को, अपने दादाजी को जी, नक्काशी करते हुए, जी, कारीगरी करते जी, हुए, जी, लेकिन यही शौक, यही रुचि बड़े होने तक आपके साथ कायम रही। जी, आज इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनसे बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। जी, ये हम सब भली भांति से जानते हैं कि जो कला है उसमें इतना पैसा नहीं है, जी, सम्मान बहुत है। जी। फिर भी आपने इस व्यवसाय को चुना। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मेरी डिग्री का उस वक़्त कोई भी व्यक्ति नहीं था और मुझे बहुत अच्छे मौके मिले कि मैं जो है यूनिवर्सिटी में और जगह जो है वो अच्छी नौकरी कर सकूं, यहाँ डीपीआर में। और इस तरह से मेरी रुचि ये थी कि मैं फ्रीलांस काम करूं जी। और चुनौतियां स्वीकार करूं, क्योंकि मैं शुरू से ही ऑलराउंडर मुझे होने का मौका मिला। मैंने सैकड़ों तरह के कलात्मक काम किए हैं, देखिएगा। मैंने लोगो भी बनाए, कमर्शियल डिज़ाइनिंग भी की, जबकि कंप्यूटर नहीं था उस ज़माने में। मैंने प्रेस सेट भी बनाए। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी बनाए, बुक कवर भी बनाए, इलस्ट्रेशंस भी मैंने किए। और मेटल में तो मेरी महारत थी, क्योंकि जो मेटल एनग्रेविंग एम्बॉसिंग में काम जानता हूँ आज भी, उसको करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खूबी है अपने आप में। इसलिए मुझे ये चुनौतियां सब स्वीकार थी और पेट भरने के लिए एनफ कमाई होती थी। इसलिए मुझे कोई कभी ये मलाल नहीं हुआ कि मैंने जो है। जी। और इसी वजह से मैं देखिए आगे भी बढ़ पाया। मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं कला के क्षेत्र में, जो कि मैं यहाँ ज़रूर उसको कहना चाहूँगा। मैंने रागमाला पेंटिंग्स पे कुछ काम किया, और मिनिएचर पेंटिंग पे मेरा रुझान वापस लौट कर के आया बीएफए करने के बाद में, और सारा दुनिया भर के कमर्शियल डिज़ाइनिंग करने के बाद में। और मैंने मिनिएचर पेंटिंग में 1982 में सबसे पहले नेशनल अवार्ड लिया। उससे पहले मिनिएचर पेंटिंग के लिए किसी को भी प्रेसिडेंट ने अवार्ड नहीं दिया था। उसके बाद में मैंने एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिला और मैंने मिनिएचर में रागमाला पेंटिंग्स को लेकर के, रागनियाँ सुनने की चीज़ है, उसको डिपिक्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज और वो वाली बात है। हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि भारत के 500 वर्षों के इतिहास में
ये अकेले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने रागों को रंगों और चित्रों के साथ जोड़ा और इस प्राचीन रागमाला चित्रकारी पर अनेक प्रयोग किए और 36 राग रागनियों की श्रृंखला बनाई। सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। मेरी राग रागनियों से मैंने ये प्रूव किया कि इनसे मेलोडी निकलती है। एक अमेरिकन प्रोफेसर इबलिंग यहाँ आया, जो कि एक अमेरिकन फेलोशिप पे था यहाँ, जो बहुत मुश्किल से किसी को मिला करती थी। उसे 9 महीने ये यहाँ रहने के और ये अध्ययन करने का मौका मिला। वो वहाँ अमेरिका में प्रोफेसर था आर्ट हिस्ट्री का। उसने जब स्टडी की तो उसने किताब पब्लिश की और उस किताब का नाम था रागमाला। उसमें उसने लिखा कि निसंदेह यहाँ के आर्टिस्टों ने बड़ा गज़ब का काम किया। जिस चीज़ को ये आज कहते हैं हम अमूर्त शैली में काम कर रहे हैं, हम मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में ये सब बना लिया था। क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं वो अमूर्त है, उसको उन्होंने चित्रित किया रागमाला में। लेकिन उन्होंने बताया कि इसका राग रागनियों के साथ कोई संबंध नहीं है। ऊपर जो पोएट्री लिखी रहती है उस पोएट्री के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और कला भी जो है ये नहीं बता पा रही कि ये म्यूज़िक पे बनी हुई पेंटिंग है। क्या तो बात है। उस सारी जो मिसिंग लिंक था उसको मैंने खोजा और एक अपनी नई रागमाला मैंने पेश की और उस पे आज बहुत शोध हो रहा है। बहुत से विदेशी कलाकारों ने काम किया है। वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजियम्स में मेरी कलेक्शन है रागमाला पेंटिंग्स की। सर, वाकई में ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी खोज है और जी सदियों तक बहुत सारे चित्रकार जो है वो आपकी इस कला से आकर्षित होते रहेंगे। जी, मैंने किताब भी पब्लिश की रागमाला द मिसिंग लिंक करके। बहुत जी रेयर किताब है मेरी आज वो, और बहुत फ़ख्र है मैं उसके ऊपर जो है। जी। जी हमारे श्रोताओं को बता दें कि प्रसिद्ध चित्रकार तिलक गिताई जी हमारे साथ इस समय प्रोग्राम में शामिल हैं। सर, आपके सरनेम के पीछे ये जो गिताई है, जी इसके बारे में बड़ी उत्सुकता हो रही है, तो हमारे श्रोताओं को जी, और ये भी हमें इस बारे में कुछ बहुत ही बताइए। रोचक बात है। देखिए, बीइंग एन अग्रवाल, फादर भी अग्रवाल ही लगाते थे। मेरे चाचा बहुत बड़े साहित्यकार थे, प्रिंसिपल थे, और उनका जो है वो गीता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था। तो चाचा भी अग्रवाल ही लगाते थे, लेकिन उन्होंने एक ये सरनेम जो है डेवलप किया। और वो क्योंकि सबसे बड़ा बेटा मैं ही था फैमिली में, तो मेरे से उन्होंने शुरुआत की और वो गीताई सरनेम जो है वो बना के लगाया उन्होंने। जो गीता को मानता है वो गीताई है। उसके बाद मैंने एक चावल के दाने पे बहुत से श्लोक लिखे गीता के। अल्टीमेटली वो सरनेम अब सारा पूरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। और ये एक सर, एक स्पेशल। छोटे से चावल के दाने पे जी आपने गीता के इतने सारे श्लोक लिखे जी और बहुत सारी प्रसिद्धि भी इसके जरिए आपको मिली। जी तो सर, जब इंसान कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ ऐसा काम करता है जो असंभव सा लगता है जी और फिर उसके बाद में जब वो काम पूरा हो जाता है तो मन को जो खुशी मिलती है, जी वो एहसास वो कैसा रहा आपके लिए? जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा। देखिए, कलाकार अपनी असल कलाकार वही होता है जो अपनी संतुष्टि तक काम करता है। मैं आज भी अपनी स्कल्पचर्स में, अपनी पेंटिंग्स में अपनी संतुष्टि तक काम करता हूँ। और ये नहीं सोचता कि इसको जल्दी से करके किसी को बेचना है, नहीं। उसको पेट भर के जो है संतुष्टि से करता हूँ और मज़े लेता हूँ पूरे। तब मैं सोचता हूँ कि अब ये जो है चीज़ किसी के सामने रखने लायक। सर, वाकई में जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ी बात होती है बहुत और बड़ी एक चीज़ है। कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। सर, आपकी बातों से पता चला कि आप परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। जी तो जब सबसे बड़े होते हैं तो अपनी एक जिम्मेदारियां होती है परिवार के नाते और निश्चित अपना जो व्यवसाय है उसके नाते। निश्चित। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, जी लेकिन कहते हैं कि सफलता का जो रास्ता होता है वो जी जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। आपके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आई होगी। बिल्कुल आई। देखिए, जब मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं कहीं सर्विस नहीं करूँगा और फ्रीलांस काम करूँगा, तो आप सोच सकते हैं उस ज़माने में कितनी चुनौतियाँ थी काम करने की, जो है पैसा कमाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ भगवान की पता नहीं मर्ज़ी थी या क्या था कि मुझे अपना कभी ये मौका नहीं आया कि मैं आज पैसे से बहुत परेशान हूँ या तंग हूँ। क्योंकि मेरी आवश्यकताएं मैंने उतनी सीमित रखी कि मेरा काम चलता रहे। और मैंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा शिक्षा दी, इसीलिए उनको बहुत अच्छी परवरिश की। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ भगवान की कृपा रही होगी इस कलाकार पे। जी बिल्कुल। जी सर, बच्चों का जिक्र यहाँ पर हुआ, तो जी आपके बच्चे भी इसी लाइन में हैं? जी, मेरी दो बेटियां हैं, ट्विंस हैं, 5 मिनट का फ़र्क है उनमें सिर्फ। जी और दोनों ही कलाकार हैं ज़बरदस्त।
एक को तो सबसे पहले राजस्थान में स्टेट अवार्ड मिला मिनिएचर पेंटिंग के लिए महिलाओं में, हम्म। और दूसरी जो है वो उससे भी ज़बरदस्त कलाकार है, और उसकी बहुत अच्छी बहुत बड़ी गैलरी है उदयपुर में। यहाँ उनके जेठ जी की बहुत बड़ी गैलरी है, आर्ट एंड फ्रेम करके। तो दोनों ही कला के उसमें हैं माहौल में आज भी। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये जो कला की विरासत है, जी तो बिल्कुल। आपको कलाकार मिल गए, अपनी कला के वाहक मिल मेरे गए। ग्रैंडसन में बहुत गुण आए हैं साहब इसी बात के, मैं आपको खास तौर से जिक्र करूँगा। जी। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है जी आपसे बातचीत करके। और सर, अब बात करते हैं दक्षिण भारत की तंजौर पेंटिंग के बारे में, जी। और जिसे जयपुर तंजौर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में सर कुछ नहीं, बताइए। देखिए बेसिकली तंजौर पेंटिंग साउथ में ही डेवलप हुई, और उस ज़माने में उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई, एम्बॉस वर्क करते थे वो लोग जी। गोल्ड पे। गोल्ड पे। हाँ जी। लेकिन हमारे जो जयपुर में जो काम हुआ है एम्बॉस पेंटिंग का, वो कुछ अलग ही है उससे। हम उसको कह सकते हैं ये तंजौर की तरह एम्बॉस किया हुआ है, लेकिन वो इतना बारीक है कि तंजौर तो जो साउथ का है वो उसके सामने कहीं कुछ आता ही नहीं है। हम्म। वो तो जिस तरह से मिनिएचर पेंटिंग की गई है उतना ही बारीक तरीके से जो है उसको एम्बॉस किया गया है, उतना ही बढ़िया तरीके से उसको फिनिश किया गया है। इसलिए उन दोनों में बहुत फ़र्क है देखा जाए तो। दक्षिण का थोड़ा असर हाँ जरूर हम कह हाँ, सकते हैं। जी। कह सकते हैं आप, दोनों एम्बॉस पेंटिंग है इसलिए कि ये वो है। बाकी तंजौर तंजौर है अलग, और जयपुर में जो उन्होंने एम्बॉस काम किया वो बिल्कुल अलग है। हर कलाकार चाहता है कि उसकी कला की कद्र की जाए। जी आपको तो इतने सारे कद्रदान मिले हैं, सिर्फ भारत की ही बात नहीं, भारत के बाहर भी, जहाँ पर हम जर्मनी की बात कर सकते हैं, जापान, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जी हर जगह जी। आपने प्रसिद्धि पाई है। कैसा लगता है आज इस मुकाम पे पहुंचकर? ये तो एनकरेजमेंट अगर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है, देखिएगा पैसा एक अलग चीज़ है, अगर ये सब उसको ना मिले तो आगे बढ़ने का वो मतलब एक मन मर जाता है आदमी का कि क्या करें। तो ये एनकरेजमेंट तो देखिए हर आर्टिस्ट को किसी भी किस्म का हो बहुत आवश्यक है। हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि 72 साल की इस उम्र में भी तिलक गिताई जी उसी ऊर्जा जोश के साथ अपनी इस रुचि को जीवंत बनाए हुए हैं। और जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हैं इनसे, तो जी एक जो उमंग इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, अपनी कला के प्रति प्रेम जो दिखाई दे रहा है, वो हम आपको शब्दों में ही बयान कर सकते हैं। सर, अपने आप को इतना जीवंत और इतना फिट बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि सदियों से जो काम देखिए। करते आते हैं, हाँ जी। कहीं न कहीं एक जो रुचि है वो कम हो जाती है कि वही सब कुछ करना है। नहीं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे यहाँ तो कहा गया पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। अगर आपने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो प्राणायाम, योगा और ये सब जो है वो पार्ट रहा है ज़िंदगी का। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँ साहब, मैं तो बहुत स्ट्रगल करके जब मैंने आर्ट कॉलेज की पढ़ाई की, मेरे आर्ट कॉलेज का हॉस्टल नहीं था, तो मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा 4 साल। आप सोचिए कि लोग मेरे से घड़ी मिलाते थे, मैं इतना वेल डिसिप्लिन था कि टाइम को कैसे जो है वो कंज्यूम करना है, कैसे मेंटेन करना है। और इस तरह से एक वेल डिसिप्लिन्ड आदमी जिस तरह से फौजी होते हैं, वो लाइफ रही, और वो मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा मतलब पार्ट है सर लाइफ का। जी, बहुत अच्छी बात। सर, शिल्प की 40 वर्षों की इस लंबी यात्रा के दौरान जी आपने बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया है। जी बहुत सारे स्टूडेंट कई जी। बार हमें बहुत अनोखी सी यादें दे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी इसमें में? कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैंने इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह मैंने क्लासेस ली हैं, बल्कि मुझे विदेशों में इतने अच्छे मौके मिले कि उन्होंने, वहाँ के आर्ट कॉलेज ने कहा कि अगर आप यहाँ स्विट्ज़रलैंड में जिसको मिलता नहीं है वीज़ा, तो वो तो नागरिक बनाने के लिए तैयार थे मेरे को। क्या तो मैंने बात कहा है! मुझे मेरी भारत की मिट्टी से बहुत स्नेह है, और मैं कभी भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए इनको आ सकता हूँ और भेज सकता हूँ। बाकी तो मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं साहब जिनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मेरी सिलेक्शन भी वैसे ही होती है। देखिएगा, मैं हर किसी को ये सोचिए कि 3-4 चीज़ ऐसी हैं जीवन में जो आप किसी को दे नहीं सकते। फाइन आर्ट है जिसमें सारी कलाएं आ जाती हैं, म्यूज़िक है उसमें सब तरह का म्यूज़िक आता है, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, और लिटरेचर। अगर आज लता मंगेशकर चाहें उनकी बेटी की वैसी हो और वो कलाकार बन जाए, संभव नहीं है।
आज मेरा जैसा कोई चित्रकार चाहे कि वैसा ही कुछ हो जाए, ये माँ सरस्वती की देन है। जी। तो इसमें ऐसा ही सिलेक्शन करता रहा हूँ कि उसमें बेसिक टैलेंट होना चाहिए, उसको मैं निखार सकता हूँ, उसको मैं दिशा दे सकता हूँ, पर घोट के नहीं पिला सकता। और सर जब आपके दिशा निर्देश में जब कोई बहुत अच्छे से उसकी जो कला है वो निखर कर आती है, जी। तब कैसा महसूस होता है? देखिए, वो खुशी सबसे ज़्यादा तभी होती है जब हम अपने हुनर को बाँटते हैं। क्योंकि पहले के उस्ताद लोगों की मैंने जीवनी देखी, उनकी सोबत भी की, उनकी संगत भी की। वो बहुत सी ऐसी विद्याएँ अपने साथ ले गए, उन्होंने अपने मतलब इकलौते बेटों को भी नहीं दी। बिल्कुल। वो ये कहते थे ये पात्र नहीं है इसका, लेकिन एक्चुअली उनको उसके लिख कर के जाना चाहिए था, उसको एक्सपीरियंस को किसी को बता के जाना चाहिए था। वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले गए। तो ये तो खुशी होती है कि वो कला मरती नहीं, ज़िंदा रहे और लोगों को बाँटें। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। सर अब बात करते हैं कोरोना महामारी की। हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि तिलक गीताई जी ने कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तान की मोनालिसा कही जाने वाली बनी ठनी को भी एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया, कोरोना से बचने का संदेश दिया। एक पेंटिंग में आपने बनी ठनी को मास्क के साथ दिखाया। जी। तो सर ये आइडिया कैसे आया? वैसे जो देखिए, एक कलाकार होता है उसकी सोच के जो दायरे हैं वो सीमित नहीं होते हैं, हम अच्छे बिल्कुल, से बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल। हमारी कला की देखिए जो लैंडमार्क है मिनिएचर पेंटिंग्स की, वो है किशनगढ़ शैली की बनी ठनी। और मैं जैसा कि रागमाला भी मैंने किशनगढ़ में ही बनाई। किशनगढ़ एक अपने आप में बेहतरीन आइकनोग्राफी और स्कूल है इंडिया का, और उसमें जो पोर्ट्रेट है फेमस राधा का, बनी ठनी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम लोग जो है लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए मास्क इनको ही पहना करके जो है एक पेंटिंग्स बनाई जाए। तो ये सोच करके मैंने वो क्रिएशन किया, और उसके बाद मैंने और भी अलग अलग पोजेज में कि हर महीने में उनमें क्या चेंजेस आता गया कोरोना के हिसाब से, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, महामारी का रूप लेता गया, तो वो मैंने डिपिक्ट किया उनके पोर्ट्रेट में। सर हमें आपकी एक और खूबी का पता है कि जो पुरानी और टूटी हुई मूर्तियां होती हैं जी। उन्हें भी मूल रूप में लाने का महारत आपके पास हासिल है। जी बिल्कुल। इसके बारे में सर जानकारी। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो है गवर्नर हाउस का, हमारे राजभवन का मौजूद है, जो कि प्राइसलेस है। और वो पेंटिंग्स जो हैं, और कई टाइम से जो है वो पड़ी पड़ी कुछ डैमेज हो गई थी, दीमक खा गई थी, सड़ गल गई थी। उनको स्पेशली गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया, और 2 साल तक मैंने काम किया, राजभवन जाके काम किया। उनके सामने मैंने उन पेंटिंग्स को पूरा इस तरह से रेस्टोर किया कि कोई भी लैब, कोई भी जगह ये कह नहीं सकती कि यहाँ ये ख़राब हुई थी और ये रेस्टोर हुई हैं। सर आपका ये हुनर जो है वो आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से उभार के सबके सामने लेकर आता है। बहुत अच्छी बात सर। सम्मान की अगर बात की जाए तो इनका तो आपके पास में खजाना है, और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हम बता दें कि विभिन्न सरकारों द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार और राजस्थान गौरव जैसे अनेक सम्मान मिल चुके हैं। और इतने सम्मानित व्यक्ति आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है, ये हमारे लिए, आकाशवाणी जयपुर के लिए सम्मान की बात है। जी धन्यवाद। तो इतने बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में उपस्थित है। सर आपने अपने बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें कला से इतने करीब से परिचित करवाया, और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आकाशवाणी जयपुर की तरफ से, हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। श्रोताओं आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमने बातचीत की सुप्रसिद्ध चित्रकार तिलक गीताई जी से, बेहद सरल और सच्चे दिल वाले इंसान, जिन्होंने अपनी कला से भारत का देश और विदेश में इतना नाम रोशन किया। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कामना करते हैं कि हमारे देश में जो कलाकार हैं उन्हें उनका वास्तविक सम्मान मिले, परिचय मिले। इनसे मिलिए।